नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, भाग 1 हैं ये। यह प्रश्न सभी जो टेट एग्ज़ाम होती है, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सभी के लिए यहाँ उपयोगी प्रश्न है। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट से करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि अभी तक आपने नहीं किया हो तो। और साथ ही अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12 तक जितने भी एनसीईआरटी बुक है सभी का सोल्यूशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी तक वहाँ पर हमने 30 से 35 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए पूछा गया है कि इनका जो प्रयोग है शिक्षा के साधनों के रूप में किसका किया जा सकता है। टेलर का गिनतारा और संख्या चार्ट का, संख्या चार्ट कंप्यूटर और जियो बोर्ड का, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर और जियो बोर्ड का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दृष्टिबाधितों के लिए पूछा गया है तो राइट आंसर होगा टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। इन तीनों का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर होगा प्रमाणित मापों का उपयोग अप्रमाणित मापों के बाद करना चाहिए। यहाँ कथन सत्य होगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है गणित में प्रतिचित्रण के लिए, यहाँ पूछा गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। यहाँ कथन सत्य नहीं होगा गणित में प्रतिचित्रण के लिए, क्योंकि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का ही भाग होता है, ना कि नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आकृतियों के निम्न पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसका कोई संबंध नहीं है आकृतियों के निम्न पहलुओं में से प्राथमिक स्तर से, प्रतिरूप या फिर पैटर्न का, सममिति का, चौपड़ का या फिर कोण का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कोण का। याद रखिएगा, आकृतियों के निम्न पहलुओं में से कोण का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये सभी। याद रखिएगा, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। इन चारों विकल्पों में गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ई वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है। कक्षा कक्ष के अनुभव को, प्रतिकारात्मक संकेत को, गणित की संरचना को या फिर लैंगिक भेद को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लैंगिक भेद को। याद रखिएगा, लैंगिक भेद को कारण नहीं माना जाता है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर या फिर गिनतारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ग्राफ पेपर। याद रखिएगा, दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर, शिक्षण अधिगम का जो ग्राफ पेपर होता है दोस्तों, यह साधन सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जिसको एनसीएफ भी कहा जाता है, वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए प्रश्न पूछा जाता है कौन सा उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ी सी गलती और आपका एक नंबर कट हो सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा कथन या फिर कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या फिर गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। यहाँ मुख्य उद्देश्य नहीं है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर पहला वाला होगा, बी, सी और डी, ये तीनों ही मुख्य उद्देश्य हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा या फिर एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणितीय संरचना उल्लेख करता है, किसका उल्लेख करता है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल को, या फिर गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता को? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गणितीय संरचना उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि जो गणित की पहेलियाँ है वो कैसे मदद करती है? कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में, या फिर समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में? तो राइट आंसर होगा समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सही होगा इसके बारे में आपको बताना है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या फिर पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है या फिर सही कथन बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बच्चों को जो संख्या होती है उसका ज्ञान विकसित कराना चाहिए, या फिर उन संख्याओं के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद ही शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर का संतांश होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर होता है, बिल्कुल सही है। 1 लाख बराबर 100,000 के होता है, बिल्कुल सही है। 1 करोड़ बराबर 100 लाख होता है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए बी वाला विकल्प आप देखते हैं कि 1 मिलीलीटर में 1 लीटर का संतांश होता है, यानी कि 1 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। 1 लीटर में 1 मिलीलीटर होता है। यदि ऐसा दिया होता तो वो सही कथन होता। तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है, यानी कि 1 मिलीलीटर में 1 लीटर नहीं होता है, 1 लीटर में 1 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर इसको उल्टा लिख दिया गया है, जिससे कि यहाँ सही कथन नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंकगणित की 4 मूलभूत सक्रियाएं हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद होना चाहिए आपको कि अंकगणित की जो 4 मूलभूत सक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा, योग, व्यकलन, गुणा और भाग, ये 4 मूलभूत सक्रियाएं हैं गणित की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको याद करना है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है,
एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? इंपॉर्टेंट हैं योग, व्यवकरण, स्थानीय मान या फिर गुणा। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए इन चारों विकल्पों में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान का ज्ञान या फिर जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, यहाँ कथन है। यहाँ कथन किस प्रकार का है, यानी कि सही है गलत है, इसके बारे में आपको बताना है कि गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ कथन सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत है क्योंकि त्रुटियाँ लापरवाही दर्शाती, या फिर सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि गणित में त्रुटियां की महत्वपूर्ण भूमिका है कि यहाँ कथन सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दो या उससे अधिक दो विमानों वाली वस्तुओं की मापों या फिर किस कह सकते हैं कि क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, प्रेक्षण, आकलन या फिर अध्यारोपण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रेक्षण। याद रखिएगा दो या उससे अधिक दो विमानों वाली वस्तुओं की मापों या फिर क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए प्रेक्षण का सर्वाधिक या फिर प्रेक्षण एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना और बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता विकास करना, ये तीनों ही एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका कौन सा होगा? खेल विधि से शिक्षण करवाना, कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, समय विभाग चक्र में गणित विषयों को अधिक कलांश देना या फिर विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए जो प्रभावी तरीका होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है, तो वो है खेल विधि से शिक्षण कराना। दोस्तों ये गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यहाँ बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है, क्विलेन का है, हन्ना का है, गुड्स का है या फिर टांडेकर का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन गुड्स का है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यहाँ बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यहाँ कथन किसका होगा? गुड्स का होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्कसम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है इसके बारे में पूछा गया है कि यहाँ किसका है? हब्स का है, प्लेटो का है, सल्टज का है या फिर लोक का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन हब्स का है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, किसका सही है? गणित में बच्चों की रुचि का समावेश है। मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना है, बच्चों की कमजोरी का पता लगाना है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन चुनिए। अब आपको यहाँ पर गलत कथन को चुनना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो यहाँ पर पहला कथन है हमारा कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो पहला ही हमारा विकल्प गलत है, यानी पहला ही कथन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय नहीं होता है। यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है, ये सही होगा। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होगा, ये भी सही है। और दो अपरिमेय संख्या का योग एक पूर्णांक संख्या होता है, यह भी सही है। यानी कि बी, सी और डी ये तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही है। यहाँ पर गलत कथन पूछा गया था। देखिए इस पर एक प्रॉपर्ली तरीके से वीडियो बनाया गया है, उसको आप हमारे मेरा घर मेरा स्कूल के जो चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि सभी के आपको प्रॉपर्ली तरीके से दोस्तों वहाँ पर वीडियो मिलेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको कक्षा 6 का मिलेगा, फिर 7 का, 8 का, यानी कि आप नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। यानी कि आप पहले कक्षा 6 का गणित सीखेंगे, फिर 7 का सीखेंगे, फिर 8 का सीखेंगे, फिर 9 का, 10 का, ऐसे आप वहाँ पर 1 बाय 1 गणित को सीख सकते हैं सरल भाषा में। तो हमारे चैनल को एक बार विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए होती हैं। छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं में अंक वृद्धि के लिए होती हैं। छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए होती हैं, या फिर छात्रों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए होती है। तो यहाँ पर कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली जो मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी ने इस कथन को पढ़ा होगा और इसका आंसर भी आपको भली भांति पता होगा। ड्यूट का है, बेकन का है, स्किनर का है, या फिर कॉमेट का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, यहाँ कथन किसका होगा? बेकन का होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार गिलास निम्न में किसका प्रतिरूप है? घनाभ का है, गोला का है, शंकु का है, या फिर खोखले बेलन का है? यहाँ पर एक बेलनाकार गिलास के बारे में पूछा गया है, तो ये खोखले बेलन का एक प्रतिरूप होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की समकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है, सरल से कठिन की ओर है, कठिन से सरल की ओर है, सरल से सरल की ओर है, या फिर कठिन से कठिन की ओर है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो गणित की समकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है दोस्तों, वो होगी सरल से कठिन की ओर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित कौन सा गुण आवश्यक है? विश्वसनीयता है, वैधता है, परिणाम है, या फिर व्यापकता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यतः परिणाम गुण आवश्यक है। कौन सा गुण आवश्यक होगा? यहाँ पर परिणाम गुण आवश्यक होगा मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यता। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक दोष नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा एक दोष नहीं है किसके अनुसार? डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कि कक्षा में कार्य विषय को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव रहता है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठा का प्रभाव पड़ता है, या फिर उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना, यहाँ एक दोष नहीं है डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज की रचना करने हेतु निम्न में आवश्यक है। यदि आपको एक चतुर्भुज की रचना करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा? केवल 4 भुजा आपको ज्ञात होना चाहिए, 3 भुजा तथा एक विकर्ण ज्ञात होना चाहिए, 4 भुजा तथा एक कोण की आवश्यकता होगी, या फिर इसके ज्ञात होना चाहिए 4 कोण और एक भुजा ज्ञात हो। यहाँ पर एक चतुर्भुज के बारे में पूछा गया है कि इसकी रचना करने हेतु इन चारों विकल्पों में से किसकी आवश्यकता होगी? तो वहाँ पर 4 भुजा और एक कोण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अंत वाला प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न है हमारा,
गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझाना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु जो आवश्यक होगा दोस्तों, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझाना भी होगा, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना भी होगा और प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना भी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। तो यहीं पर दोस्तों हमारे जो गणित पेडागोजी के 30 प्रश्न हैं वो यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। और आपको यदि गणित को अच्छे से समझना है, शुरू से समझना है, यानी कि शून्य से अंत तक आपको समझना है, तो आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गणित को समझाया गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।